चाइना आजाद हुए थे 80 ईयर पहले, चाइना इंडिया के 2 साल बाद आजाद हुआ। पहले तो इंडिया की जीडीपी ज्यादा थी, आज से 40-50 साल पहले देखे तो, और चाइना में पॉवर्टी रेट मोर देन 90% चला गया था आजादी के टाइम। आजादी नहीं, उस 40-50 साल पहले, आजादी के 20-30 साल बाद काफी ज्यादा पॉवर्टी थी चाइना में, कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। शंघाई जो आज के टाइम पे इतना डेवलप्ड सिटी है, दुनिया का सबसे बड़ा सबसे बिजी सी पोर्ट है, वो एक मछली पकड़ने का गांव होता था उस टाइम पे। फिर वहाँ पे एक काफी अच्छे लीडर आते हैं, डेंग शियाओपिंग। ट्रेड की बात करें तो इंडिया चाइना का 12th लार्जेस्ट पार्टनर है और चाइना इंडिया का 2nd लार्जेस्ट है। इंडिया ने इंपोर्ट किए थे गुड्स 113 बिलियन के और एक्सपोर्ट किए थे सिर्फ 14 बिलियन के। कम है, हम बेच कम पाते हैं, खरीदते ज़्यादा हैं। खरीदते ज़्यादा है, बेचने में अगर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें आते हैं कटे हुए हीरे, कच्चा सोना, टी, कॉफ़ी, रबर, ये नेचुरल मतलब जो रिसोर्सफुल चीज़ है वो। और चाइना हमको देता है इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ ही देता है चाइना। हाँ, चाइना मेनली काफ़ी ज़्यादा देता है, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक कार, काफ़ी कुछ देता है। तो इंडिया को इससे 95 से 100 बिलियन डॉलर्स का नुकसान भी हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आजकल पूरी दुनिया में जैन जी की चर्चाएं हैं कि जैन जी ने ये सरकार बदल दी, वो सरकार बदल दी। और हम अक्सर अपने बुजुर्गों से एक बात सुनते आए हैं कि वो जो अपनी अगली पीढ़ी है उसको ये मानते हैं कि ये इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं है। हमारे माँ बाप हमारे बारे में कहते थे, हम अपने बच्चों के बारे में कह लेते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो न केवल हमसे ज़्यादा समझदार है बल्कि हमसे ज़्यादा कैपेबल है और हमसे बढ़ के कुछ ना कुछ वो करके दिखाएंगे। और पिछले दिनों मैंने आपसे एक बहुत ही जीनियस बच्चा है और हितांक अहलावत, उससे मिलवाया था। आज मैं फिर मिलवाता हूँ और एक बहुत गंभीर विषय पे वो अपनी बात रखेगा आज। हितांक, कैसे हो? ठीक हूँ, बिल्कुल अच्छा हूँ। अच्छे हो? तो आपकी जनरेशन तो जैन अल्फा हुई? अल्फा, ओके। और पिछला आपका पहला इंटरव्यू था, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा? मज़ा आया करके? हाँ, मज़ा आया। तो आज आप किस विषय पे बात करोगे? चाइना और इंडिया का कंपैरिजन। चाइना और इंडिया का, वे तो पड़ोसी हैं दोनों। हाँ, पड़ोसी। तो पड़ोसियों की तुलना करोगे? अच्छा, बताओ। तो चाइना आज काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया भी काफ़ी डेवलप्ड है और इनकी हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी रही है। इनके पास वर्ल्ड की काफ़ी ज़्यादा मतलब इकोनॉमी थी। दुनिया की 50% जो जीडीपी थी वो अकेले ये 2 देश कंट्रोल करते थे। बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जीडीपी थी उस टाइम पे, मुगलों की और किंग डायनेस्टी की। और आज के टाइम पे वो ऐसा नहीं है। चाइना की जीडीपी इंडिया की जीडीपी की 5 गुना है। इंडिया की है 4.19 ट्रिलियन एंड चाइना की है 19.23 ट्रिलियन। तो हमने मतलब पहले इनकी अगर जो वो करनी है, हमको इनका अगर कंपैरिजन करना है तो पहले ज्योग्राफी की तरफ चलना पड़ेगा। हाँ, देखें कितना भाग है इनके पास। अगर साइज देखते हैं तो इंडिया का साइज है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 32 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब करीब 1.2 मिलियन स्क्वायर माइल है। 1 किलोमीटर में 1.6 माइल होती है, मतलब 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होता है। और चाइना का साइज है 9.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के करीब। इसका एग्जैक्ट नहीं है कि यूएस से इससे ज़्यादा बड़ा है या ये ज़्यादा बड़ा है। कुछ सोर्सेज बताते हैं कि यूएस से ज़्यादा बड़ा है, कुछ सोर्सेज बताते हैं चाइना ज़्यादा बड़ा है, बट एग्जैक्ट नहीं है। चाइना का साइज 9.6 मिलियन भी होता है बट अभी एक्यूरेट नहीं है, तो 9.5 मिलियन लेके चलते हैं। और इसका साइज अगर माइल्स में देखें तो वो बनता है 3.6 मिलियन स्क्वायर माइल। ये दुनिया का 4था सबसे बड़ा देश है और इंडिया 7th सबसे बड़ा। इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल और सदर्न मोस्ट पॉइंट है विवेकानंद मेमोरियल कन्याकुमारी में। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहार मोती, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबिथू। और चाइना का नदर्न मोस्ट पॉइंट है फुयुआन, जो कि मतलब टाउन ऑफ मोहे के पास है, हिलियोंगजियांग प्रांत में। यहाँ का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट भी हिलियोंगजियांग में है और सदर्न मोस्ट पॉइंट है नानशा आइलैंड में ज़ेंगमू रीफ। और यहाँ का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ताजिकिस्तान के साथ बॉर्डर है, वहाँ पे एक पॉइंट है मारकानसू रिवर के पास।
तो हमने इनकी ज्योग्राफी का ये चीज़ देख ली। फिर इनका मतलब जो एरिया है कि कहाँ पे प्लेट्यू है, कहाँ पे वो देखे तो इंडिया की काफ़ी बड़ी फर्टाइल ज़मीन है और काफ़ी रिसोर्सफुल कंट्री है हमारी। रिसोर्स की बात आए तो जैसे थार डेजर्ट है उस साइड से, फिर नॉर्थ में हिमालयाज है जो कि ऊपर से एक बैरियर का काम करती हैं और मतलब एक जो कल्चरल डाइवाइड है वो दिखाती हैं और इंडिया की प्रोटेक्शन भी करती हैं। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी जहाँ पे असम अरुणाचल है। साउथ में डेक्कन प्लेट्यू है जो कि मिनरल्स से माला माल है, ये पेनिनसुलर ब्लॉक बनाता है। फिर काफ़ी लंबी कोस्ट लाइन भी है। फिर उसके बाद मतलब एक नदर्न प्लेन्स भी हैं। नदर्न प्लेन्स काफ़ी फर्टाइल है, एल्यूवियल सॉइल के लिए रिच हैं। इनका साइज है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और चाइना की अगर बात करें तो चाइना में जैसे वहाँ का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेजर्ट और प्लेट्यू ये सब है और थोड़ी बहुत माउंटेन है। जो प्लेट्यू है वो भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और डेजर्ट जैसे कि गोबी डेजर्ट, टकलामकान डेजर्ट ये काफ़ी फेमस है दुनिया में। फिर यहाँ के नॉर्थ पार्ट में भी माउंटेन वगैरह है, वहाँ पे भी ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। यहाँ पे एक लाइन डिवाइड कर सकते हैं जो यहाँ की मतलब ईस्टर्न पार्ट वाली लाइन है, वहाँ पे यहाँ की 94% पॉपुलेशन रहती है और जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे 6%। और वो वेस्टर्न पार्ट ईस्टर्न पार्ट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है क्योंकि जो ये ईस्टर्न पार्ट है जहाँ पे 94% है, यहाँ पे मतलब वो डेवलप हुई थी वहाँ की सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन। यहाँ पे 2 मेजर रिवर्स हैं, येलो रिवर, यांगत्जे रिवर, और यहाँ पे ही बस एक काफ़ी वो है यहाँ का फर्टाइल एरिया जो कि यहाँ की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हेल्प करता है। वो एरिया का साइज़ है 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर। वो भी मतलब जैसे हमारे नदर्न प्लेन्स हैं उनके लिए वैसा ही है। वहाँ पे क्विनलिंग माउंटेन रेंज है जो कि नॉर्थ चाइना और साउथ चाइना को डिवाइड करने का काम करती है। फिर टाइम जोन की बात आए, टाइम जोन काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इंडिया में अभी फ़िलहाल टोटल 1 टाइम जोन है, बट आज़ादी से पहले बिफोर 1947 ये 2 होते थे, एक तो बॉम्बे टाइम्स, एक कैलकाटा टाइम्स। और चाइना में अभी के टाइम पर टोटल 5 है। टाइम जोन के बाद यहाँ की मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है। इंडिया में तो 36 प्रोविंस लेवल एडमिनिस्ट्रेशन है। जैसे इंडिया में स्टेट होती हैं वहाँ पे वैसे ही प्रोविंस होते हैं। इंडिया में 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है। जो चाइना है वहाँ पे 23 प्रोविंस हैं। वो सारे नाम मैं बताऊंगा नहीं, काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। फिर 5 एटोनमस रीजन है। एटोनमस रीजन वो होते हैं जैसे कि जहाँ पे स्टेट से थोड़ी ज़्यादा आज़ादी मिलती है, वो एटोनमस। ये 5 हैं जिनके नाम, एक तो तिब्बत जिस पे चाइना ने 1959 में फोर्सली कब्जा कर लिया था। ठीक है। और दलाई लामा इंडिया आए थे, 14th दलाई लामा। उसके बाद एक शिनजियांग जिसको ईस्ट तुर्किस्तान भी कहते हैं। फिर एक गुआंगजी, निंगसिया एंड एक आता है इनर मंगोलिया जो कि मंगोलिया है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है रशिया और चाइना के बीच। उसके नीचे वाला पार्ट है उसको चाइना इनर मंगोलिया कहता है। और एक है मंचूरिया, मंचूरिया का रीजन नॉर्थ में है। तो ये सारे एटोनमस रीजन है। फिर 4 म्यूनसिपैलिटी हैं। एक तो बीजिंग जो कि वहाँ की कैपिटल है और काफ़ी बड़ा शहर है, जिसको फॉर्मली पीकिंग कहते थे। वहाँ पे काफ़ी मेजर यूनिवर्सिटी है, पीकिंग यूनिवर्सिटी या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पीकिंग। फिर एक आता है चोंगकिंग। चोंगकिंग, हाँ चोंगकिंग, इसकी स्पेलिंग है CHONGQING। फिर उसके बाद आता है शंघाई जो कि दुनिया का सबसे बिजी सी पोर्ट है। फिर शंघाई हो गया, एक तो बीजिंग हो गया, फिर बीजिंग के बाद चोंगकिंग हो गया, और एक है तियानजिन। ये नॉर्थ चाइना में लोकेटेड है। 4 म्यूनसिपैलिटी हैं, 23 प्रोविंसेस हैं, 5 एटोनमस रीजन है, 4 म्यूनसिपैलिटी हैं और 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन है। वो 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन है, एक तो है हांगकांग जो कि ब्रिटेन की लास्ट टेरिटरी थी, उसमें चाइना ने इन्वेड किया था, उन ब्रिटिश ने बहुत साल पहले उस पर कब्जा किया था। और एक है मकाओ। ये 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन है। फिर उससे पहले इंडिया में 36 प्रोविंस लेवल एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर चाइना 14 देशों के साथ बाउंड्री साझा करता है जो कि दुनिया में रशिया और चाइना सबसे ज़्यादा है। 14 काफ़ी ज़्यादा है। इसमें सबसे लंबा है मंगोलिया के साथ 4677 किलोमीटर।
फिर सबसे छोटा है अफगानिस्तान के साथ, इंडिया का भी सबसे छोटा है अफगानिस्तान के साथ, 76 किलोमीटर का है चाइना का। फिर इंडिया 7 देशों के साथ करता है, मतलब उसका आधा हो गया। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी 4096.7 किलोमीटर भारत की, और सबसे छोटी है अफगानिस्तान के साथ ही 106 किलोमीटर की। वो लद्दाख के रीजन में है, जो पीओके है वहाँ पे आती है। अगर पीओके को हटा के देखे तो वो बाउंड्री शेयर नहीं करता, अगर पीओके को लगा के देखे तो वो बाउंड्री शेयर करता है। फिर यहाँ की इकोनॉमी की बात आए, इकोनॉमी काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी देश को चलाने के लिए। सही बात है। चाइना की इकोनॉमी है 19.23 ट्रिलियन डॉलर से, जो कि काफ़ी ज़्यादा है यूएसए के बाद। यूएसए की है 30 ट्रिलियन, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। 1969 में 1 ट्रिलियन जीडीपी रीच की थी यूएसए ने, और इंडिया की जीडीपी है 4.19 ट्रिलियन। आज से मतलब 50-60 साल पहले जब इंडिया और चाइना आज़ाद हुए थे, 80 ईयर पहले, चाइना इंडिया के 2 साल बाद आज़ाद हुआ। 50 में, हम 47 में। नहीं, वो 1949 में हुए थे, हम 1947 में, 2-3 साल बाद ऐसे ही। पहले तो इंडिया की जीडीपी ज़्यादा थी, आज से 40-50 साल पहले देखे तो, और चाइना में पॉवर्टी रेट मोर देन 90% चला गया था आज़ादी के टाइम। आज़ादी नहीं, उस 40-50 साल पहले, आज़ादी के 20-30 साल बाद काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी थी चाइना में, कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। शंघाई जो आज के टाइम पे इतना डेवलप्ड सिटी है, दुनिया का सबसे बड़ा सबसे बिजी सी पोर्ट है, वो एक मछली पकड़ने का गांव होता था उस टाइम पे। फिर वहाँ पे एक काफ़ी अच्छे लीडर आते हैं, डेंग शियाओपिंग। डेंग शियाओपिंग की बात हम बाद में करेंगे। उनसे पहले आते हैं माओ जेडोंग, जिन्होंने अपनी पॉलिसीज के चलते चाइना को काफ़ी वीक कर दिया था। वो ऐसी पॉलिसीज लाए थे कि मतलब चाइना काफ़ी वीक हो गया उससे। फिर उनकी पॉलिसीज ने चाइना को काफ़ी वीक कर दिया। डेंग शियाओपिंग ने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करवाई चाइना की। जब डेंग शियाओपिंग नहीं आए थे तब इंडिया की जीडीपी चाइना की जीडीपी से ज़्यादा होती थी, और पर कैपिटा जीडीपी भी ज़्यादा होती थी। बट बाद में जैसे ही वो आए, उन्होंने इतने अच्छी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवाई, इतनी अच्छी पॉलिसीज लाए, इतने अच्छे इकोनॉमिक रिफॉर्म करवाए कि चाइना पहले 1 गुना ज़्यादा हुआ इंडिया से जीडीपी, फिर 2 गुना, 3 गुना, और अब 5 गुना ज़्यादा है, 19.23 ट्रिलियन। और एक वर्ल्ड बैंक आता है, वर्ल्ड बैंक यूएसए में है, वो दुनिया का काफ़ी बड़ा बैंक है। वहाँ पे मतलब चाइना की पोजीशन है 3rd शेयर होल्ड में, 3rd, और इंडिया की है 7th। इंडिया की साइज में भी 7th ही है। इंडिया मतलब परसेंटेज देता है साइज में 2.4% और चाइना 6.3%। तो साइज का तो अब हम कुछ कर नहीं सकते, वो तो पास्ट से रिलेटेड है, जैसा हमने वो एरिया कब्जा था ये उससे है। फिर वर्ल्ड बैंक शेयर होल्ड में चाइना की परसेंटेज है 5.05%, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा है, और इंडिया की है 2.91%। इंडिया की पोजीशन है 7th। अगर अब इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी देखें तो वो है $2,900 के आसपास, और चाइना की है $13,303 के आसपास, जो कि इंडिया से भी अगेन काफ़ी ज़्यादा है। फिर चाइना की पर कैपिटा जीडीपी इतनी ज़्यादा है, जीडीपी इतनी ज़्यादा है, और ट्रेड में भी चाइना इंडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करता है। खैर, इंडिया चाइना का 12th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। अब हमको वर्ल्ड डोमिनेंस भी देखनी पड़ेगी कि वर्ल्ड में कितनी डोमिनेंस है इन दोनों देशों की। सबसे पहले इंडिया की तरफ चलते हैं। अगर इंडिया की वर्ल्ड डोमिनेंस देखें तो काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड डोमिनेंस देखने को मिलती है इंडिया की। इंडिया की मतलब वर्ल्ड डोमिनेंस में बिगेस्ट इकोनॉमी है, मतलब बिगेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। फिर उसके बाद बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, और काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज हैं, काफ़ी रिसोर्सफुल कंट्री है, काफ़ी ज़्यादा गोल्ड है, सिल्वर, काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टॉक्स हैं। और दुनिया में तीसरे पे सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जो कि मतलब 8 मिलियन मैट्रिक टन के आसपास है, काफ़ी ज़्यादा है। खुदाई नहीं हो पाई है उनकी अब तक खुदाई नहीं हो पाई है। और चाइना का अगर वर्ल्ड डोमिनेंस देखें तो वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। इंडिया भी नॉन परमानेंट था 2022 तक। हाँ, वो 5 साल में, इतने में 2 साल में बदलते रहते हैं। हाँ। फिर चाइना का वर्ल्ड डोमिनेंस में रेयर अर्थ एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं,
दुनिया का ऑलमोस्ट 0.5% कंट्रीब्यूट करता है और 90% की प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग मतलब उनका तराशने का काम ये सब करता है, उनको निकालने का काम। उसमें काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी चाहिए। रेयर अर्थ एलिमेंट में कुछ ऐसी क्वालिटी होती हैं जो कि बाकी और एलिमेंट्स में नहीं पाई जाती। वर्ल्ड डोमिनेंस में फिर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस चाइना का और इंडिया का दोनों ही देशों का काफ़ी ज़्यादा रहा है, क्योंकि इतनी रिच हिस्ट्री है दोनों, मतलब दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है, तो काफ़ी रिच हिस्ट्री है। इंडिया में 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, उनमें से न्यूएस्ट 2025 में आई है छत्रपति शिवाजी मिलिट्री कैंप्स। हाँ, वो सब ये 2025 में ले गई हैं और इंडिया 6th नंबर पे आता है, 44 हैं। और इंडिया जो मतलब 7 वंडर्स हैं, जैसे कि उनमें से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी है, ताजमहल, हाँ वो उनमें से एक है। खैर अब ताजमहल येलो हो रहा है एसिड रेन के चलते, पोल्यूशन के चलते। वो तो हम पटाखे फोड़ते हैं ना खूब। हाँ, उससे दिवाली पे बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद चाइना का अगर वो देखें तो चाइना के पास 60 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि इटली के बाद दूसरे नंबर पे आती हैं। इसके पास भी दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है, वो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि चिन शी हुआंग ने स्टार्ट की थी बनानी। उसकी लेंथ है 21,196 किलोमीटर, जो कि काफ़ी लंबी है। अगर हम कैलकुलेट करें तो इक्वेटर का आधा बनता है और उसको बनने में करीब 2000 साल लगे। और इसका जो सबसे प्रिजर्व्ड पार्ट है, इसका 30% पार्ट तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो सबसे ज़्यादा प्रिजर्व पार्ट देखें तो वो है बाडालिंग सेक्शन नियर बीजिंग यानी फॉर्मरली पीकिंग। वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रिजर्व्ड है कि ऐसा लगता है कि अभी 2-3 साल पहले ही बना है। अच्छा, काफी ज्यादा प्रिजर्व्ड है, बिल्कुल ऐसा लगता है न्यू है काफी। और इसकी लेंथ भी काफी ज्यादा है। और इंडिया का वो ताजमहल है, उसकी हाइट है 73 मीटर, वो शाहजहां ने बनवाया था मुमताज बेगम के लिए। फिर अब ट्रेड की बात करते हैं। ट्रेड इन दोनों देशों का काफी ज्यादा है आपस में। ट्रेड की बात करें तो इंडिया चाइना का 12th लार्जेस्ट पार्टनर है और चाइना इंडिया का 2nd लार्जेस्ट है। इंडिया ने इंपोर्ट किए थे गुड्स 113 बिलियन के और एक्सपोर्ट किए थे सिर्फ 14 बिलियन के। कम है, हम बेच कम पाते हैं, खरीदते ज़्यादा हैं। खरीदते ज़्यादा हैं। बेचने में अगर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें आते हैं कटे हुए हीरे, कच्चा सोना, टी, कॉफ़ी, रबर, ये नेचुरल मतलब जो रिसोर्सफुल चीज़ है वो। और चाइना हमको देता है इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ ही देता है चाइना। हाँ, चाइना मेनली काफ़ी ज़्यादा देता है, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक कार, काफ़ी कुछ देता है। तो इंडिया को इससे 95 से 100 बिलियन डॉलर्स का नुकसान भी हो जाता है। खैर, इंडिया दुनिया के सबसे हाई डिफेंस बजट कंट्रीज में से एक है, रशिया के बाद आती है 80 बिलियन डॉलर्स का, काफ़ी हाई डिफेंस बजट है। और चाइना आता है 2nd पे। चाइना का अगर डिफेंस बजट देखें तो वो मोर देन 230 बिलियन डॉलर्स है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इंडिया का भी काफ़ी हाई डिफेंस बजट है। फिर ट्रेड में चाइना, हमने ट्रेड का भी देख लिया। ट्रेड के बाद यहाँ का रिलीजन आता है। माओ ने चाइना में रिलीजन में काफ़ी ज़्यादा वो किया था, अच्छा बदलाव लाए थे। चाइना का अगर रिलीजन देखे तो वो 52% वहाँ का कोई रिलीजन ही नहीं फॉलो करता, अनएफिलेटेड है। अच्छा, वो नास्तिक है। हाँ, नास्तिक। फिर 21.9% आता है वो फोक रिलीजन, जो कि वहाँ का लोकल रिलीजन है, ये सब है। फिर उसके बाद 18% आता है बुद्धिज्म, 5% आता है इस्लाम, 5% आती है क्रिश्चियनिटी, 4%, 1.8% आता है इस्लाम और 0.7 अदर्स। तो ये है चाइना का रिलीजियस डाटा। इंडिया का अगर रिलीजियस डाटा देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा है। इंडिया कल्चरल कंट्री है, काफ़ी ज़्यादा कल्चरल यूनिटी है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी डेवलप्ड है इस चीज़ में। रिलीजन को देखें तो इंडिया का 72% के आसपास रिलीजन है हिंदुइज्म, 72 से 74। और यहाँ पे 14.5 मुस्लिम है। फिर उसके बाद 5% क्रिश्चियन है, इस्लाम है और काफ़ी छोटे। और इन दोनों देशों में 2 मेजर लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, एंड वो 2 मेजर लैंग्वेजेस हैं। इंडिया की तो ऑफ कोर्स हिंदी है, 43% से ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन स्पीक करती है इंडिया की ये लैंग्वेज।
और वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी लैंग्वेज है। 600 मिलियन स्पीकर स्पीक करते हैं इस लैंग्वेज को। और अगर बात आए चाइना का तो वो है मंदारिन चाइनीज। बहुत कठिन लैंग्वेज है वो, काफी दुनिया की सबसे कठिन मानी जाती है। इसको सीखने में काफी साल लग जाते हैं और काफी मतलब उटपटांग सी लैंग्वेज है। अक्सर चिन्ह है ना सारे। हाँ, चिन्ह ही है सारे। प्रिंटिंग चाइना में इन्वेंट हुई थी, वो भी इसी लैंग्वेज में होती थी। इसको पुटोन गुहा भी कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे ओल्ड लैंग्वेजेस में से एक है। 1.2 बिलियन स्पीकर स्पीक करते हैं और इंग्लिश के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी इसकी आधी बोली जाती है। फिर हमने लैंग्वेज देख लिया। फिर यहाँ का काफी मेजर चीज सी ट्रेड। इंडिया सी ट्रेड करता है 65 से 70%। वास्ट मेजोरिटी ऑफ सी ट्रेड इंडिया करता है और चाइना भी 60% अपना सी ट्रेड ही करता है। चाइना में टोटल सी पोर्ट्स हैं 200 सी पोर्ट्स मेजर एंड मोर देन 2000 माइनर सी पोर्ट्स। इंडिया में है 13 मेजर सी पोर्ट एंड ओवर 200 माइनर पोर्ट्स। ये तो बहुत कम हो गया। जितने चाइना में मेजर पोर्ट है उतने इंडिया में माइनर पोर्ट है। फिर उससे काफ़ी ज़्यादा चाइना में माइनर पोर्ट है तो काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने सारा मतलब वो जो कंपैरिजन था वो कर लिया। अभी चाइना इतना डेवलप्ड कैसे है, ये क्वेश्चन उठता है। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा जब ये दो देश आज़ाद हुए थे। 1947 और 1949 में आज़ाद हुए थे। इंडिया के पहले पीएम थे जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद वहाँ के जो पहले मतलब जो वहाँ की पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वहाँ के हेड थे, चेयरमैन थे, वो थे माओ जेडोंग। तो इन दोनों पहले इंडिया सोचता था कि चाइना काफ़ी अच्छा देश है और दोस्ती थी काफ़ी ज़्यादा, फ्रेंड था एक टाइप से हमारा। और नारा भी बोला था उन्होंने, हिंदी चीनी भाई भाई। जवाहरलाल नेहरू जी, हालांकि ये चाइना की तरफ से आया था नारा। हाँ। लेकिन लोकप्रिय जवाहरलाल जी ने काफी लोकप्रिय नारा था, काफी फेमस हुआ। 1954 में पंचशील एग्रीमेंट होती है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के 5 वो लिखे गए थे उसमें। उनमें इंडिया को यकीन हो गया कि चाइना अब हमारा फ्रेंड है काफी अच्छा। बट इंडिया को तकलीफ तब हुई जब चाइना वहाँ पे रोड बनाने लग गया अक्साई चीन के एरिया में। जब अक्साई चीन के एरिया में रोड बने थे तो इंडिया को लगा ये वैसे कर रहे हैं। फिर बाद में जब 1959 में चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया तिब्बत को और दलाई लामा इंडिया आए थे। फिर जो 5 पंचशील एग्रीमेंट में प्रिंसिपल्स थे उनमें ये लिखा था कि जो इंटरनल इंटरफेयर है वो नहीं करना एक दूसरे देश को, तो इंडिया ने वो नहीं किया। वैसे इंडिया को एक गलत लगा था बट कर नहीं सकते थे, रिश्ते काफी बिगड़ जाते इन दो देशों के, इसलिए ये सब हुआ था। फिर तिब्बत जब दलाई लामा आते हैं 1962 में वॉर हो जाती है। फिर इस तिब्बत के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसे रिबेलियन होते हैं, चाइना की ऐसी सच्चाइयाँ सामने आती हैं जिससे इंडिया को पता चल जाता है कि काफ़ी अच्छा देश नहीं है। और नेहरू जी ने ये तक कह दिया था कि चाहे हमको पहले हमला करना पड़े हम करेंगे। 1962 की जब वॉर हुई वो इकलौती वॉर मानी जाती है जिसमें मतलब खाली दो देश थे। वॉर और बैटल में डिफरेंस है। वॉर और बैटल में, बैटल एक छोटा कॉन्फ्लिक्ट होता है बट वॉर में मिसाइल वगैरह काफ़ी बड़ा स्केल का कॉन्फ्लिक्ट होता है ये वॉर। तो इसमें इंडिया की हार हुई थी क्योंकि इंडिया को इसके बारे में युद्ध शुरू किया, उन्होंने ही रोका। चाइना ने इंडियन जो फोर्सेस थी वो रेडी नहीं थी, चाइना ने एकदम से गरीब मुल्क था उस समय, ताजा आजाद हुए थे, बहुत साल हुए नहीं थे और नेहरू जी चाह रहे थे देश को मतलब आगे लेके जाना। उनको ये पता नहीं था हमला भी कर देंगे, इसलिए वो चाइना से दोस्ती बना के चल रहे थे और चाइना ने उल्टा कर दिया। वो इस सदमे में मर भी गए, वो उनको बहुत बड़ा झटका लगा इसमें। हाँ, झटका लगा और इंडियन फोर्सेस रेडी नहीं थी, चाइना ने एकदम से हमला कर दिया था। 3 हमले किए थे, उन तीनों में इंडियन फोर्सेस ने अपना बेस्ट दिया बट कुछ हम कर गोलियां ही नहीं थी बेचारों के पास, क्या करें। गोलियां ही नहीं थी, 3 हमले हुए थे। तो इस वॉर के बाद सिचुएशंस काफ़ी बिगड़ गई। अभी हाल ही में गलवान वैली हुआ है 5 साल पहले, 15 जून 2020 को हुआ था। इसमें मतलब जैसे इंडिया और चाइना वाले टेंट लगा के बैठ गए थे, तो इंडिया वालों ने जब पूछा उन्होंने हमला कर दिया। उसमें मतलब गोली बारूद का यूज़ नहीं हुआ था, सिर्फ पत्थर, डंडे, लात मुक्के इनका यूज़ हुआ था। इसमें इंडियन फोर्सेस ने काफ़ी बहादुरी से लड़ा। इंडियन फोर्सेस उनके कंपैरिजन में 3 गुना कम थी, फिर भी इंडियन फोर्सेस के सिर्फ 20 सोल्जर्स मारे गए
और उनके चाइनीज के मारे गए 40 से 50 और वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा थे। बट चाइना ने इस बात को दबा दिया और बाद में ये बोला, झूठ बोला कि सिर्फ 4 से 5 सोल्जर्स ही गए हैं हमारे। तो ये चीज़ थी गलवान वैली। अभी आपने जितना चाइना और इंडिया के रिलेशन को पढ़ा है, हाँ, चाइना मतलब किस वजह से हमसे इतना आगे है? वहाँ पे बेहतरीन रोड्स बन रहे हैं, काफ़ी अच्छा ट्रेनें चल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा अच्छा तो मतलब चाइना की एक तो पॉलिसीज ऐसी रही हैं और चाइना में एक और चीज़ है, इंडिया तो प्योर डेमोक्रेसी है, वहाँ पे वन पार्टी रूल चलता है, अपनी मर्जी से जितना टाइम राज करना है वो चलता है। जो डेंग शियाओपिंग थे उन्होंने भले ही अच्छे काम किए बट एक साइड से देखे तो वो भी एक डिक्टेटर टाइप ही थे। अभी शी जिनपिंग का भी यही चल रहा है, वहाँ के जो रूल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है, वहाँ की गवर्निंग पॉलिसीज कुछ ऐसी हैं जो हम नहीं कर पाए। फिर वहाँ पे कुछ गलत चीज़ें भी हुई हैं, जैसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट मतलब रूल्स हैं, हार्श पनिशमेंट दी जाती हैं, सोल्जर्स की ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए वो स्पोर्ट्स में भी आगे हैं। हाँ, स्पोर्ट्स में ओलंपिक मेडल इंडिया ने सिर्फ 41 जीते हैं। इंडिया ने टोटल 41 जीते हैं 1896 से 2025 तक और चाइना ने एक साल में ही 90 मेडल जीत दिए। तो ये स्पोर्ट्स में भी उनको बचपन से ही किया जाता है कि तुम स्पोर्ट्स में ही जाओगे, तुम यहीं पे जाओगे, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। एजुकेशन का देखा आपने, उनका एजुकेशन हाँ, कैसा? एजुकेशन रेट, लिटरेसी रेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि 90% से ज़्यादा पॉवर्टी होती थी चाइना की और इंडिया की उससे कम थी, उतनी नहीं थी। इंडिया में भी थी बट उतनी नहीं थी। इंडिया की पॉवर्टी रेट है अभी 9 से 10% और चाइना का है लेस देन 1%। चाइना का लिटरेसी रेट है 96-7% के आसपास और इंडिया का है 77%। इसमें पीछे हम, इसमें पीछे हैं। ऐसा कुछ पढ़ा आपने कि मॉडल कैसे, एजुकेशन देते कैसे हैं वो? एजुकेशन कैसे देते हैं, वहाँ के स्कूल्स में मतलब टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, रोबोटिक्स वगैरह जैसे सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं वहाँ पे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, रोबोटिक्स से रिलेटेड, ये वहाँ सब पे है। एजुकेशन केवल गवर्नमेंट स्कूल्स में दी जाती है, वहाँ प्राइवेट स्कूल नहीं है। अच्छा, हाँ, और वो कुछ किलोमीटर का दायरा है, उसमें एक स्कूल है, उसमें चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उसी में पढ़ेगा बच्चा। उसको वहाँ से लाने ले जाने का, ट्रांसपोर्ट का, फीस का, सब कुछ चाइनीज़ गवर्नमेंट का है। हायर एजुकेशन में आके तो वो प्राइवेट हो जाते हैं, पर बेसिक जो शिक्षा है सबको वो सब फ्री मिलती है वहाँ पे। अच्छा, ऐसे ही ट्रांसपोर्ट वहाँ पे फ्री मिलता है। ऐसे ही वहाँ पे जो चिकित्सा है आपकी, मेडिकल सुविधाएं, वो सबको इक्वल हैं सारी। तो ये कुछ चीज़ें उनको अपने से अलग करती हैं इसमें। बट एक चीज़ ऐसी है इंडिया में जो जिस वजह से इंडिया चाइना को जीडीपी में टक्कर दे सकता है, वो है कि इंडिया की अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में 7.8% ग्रोथ देखी गई और मनमोहन सिंह के टाइम तक तो एक बार 10% पहुंच गई थी। और अगर बात की जाए चाइना की तो वहाँ पे है फर्स्ट हाफ में 5.34% के आसपास। अभी वहाँ पे एक जो मंत्री है, मिनिस्टर, उन्होंने करप्शन कर दिया था। करप्शन, हाँ, और अब उसको फांसी दे दी उन्होंने। और हमारे यहाँ तो क्या होता है, मतलब कुछ भी करो वो तो बच निकलता है ना। हाँ, बच निकलता है, गवर्नमेंट का है तो वो सिक्योर हो जाता है। तो हमें करप्शन खत्म करना पड़ेगा अपने देश से ना, और ईमानदारी से ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जिससे हम ग्रो करें, है ना। केवल इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रो ना करें, जनता भी ग्रो करे। अब चाइना में एक चीज़ है, साइज इतना ज़्यादा है तो पॉपुलेशन भी उसके हिसाब से मैनेज हो जाती है। इंडिया में वो चीज़ नहीं है। खैर, ये नहीं है कि पॉपुलेशन के खाली मतलब वही है, पॉपुलेशन पे स्ट्रिक्ट है वो। बहुत ही मतलब आपको आवेदन करना पड़ता है बच्चे पैदा करने से पहले, वहाँ पे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है आपको। अच्छा, हाँ, इसलिए उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर दिया। हमने कंट्रोल, अब तो हम चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं पॉपुलेशन में, चाइना से आगे निकल चुके हैं, जबकि एरिया हमारा कम है चाइना से। एरिया कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है।
तो ये दिक्कत है। खैर पॉपुलेशन के सिर्फ मतलब डिसबेनिफिट ही नहीं होते, बेनिफिट भी होते हैं। अगर आप उनको काम दे पाओ तो, काम दे पाओ अगर वो खाली पड़े हैं तो बेनिफिट कहाँ से होंगे? हाँ खाली बड़े है वो तो है। अगर हम उसको ज़्यादा वो दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, तो ज़्यादा तेज़ी से इकोनॉमी ग्रो कर पाएगी, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ये बेनिफिट हो जाता है। अभी जैसे भारत दुनिया का सबसे युवा देश कहते हैं, तो लेकिन इस युवाओं को काम लगाओगे तो ही तो मतलब, हाँ वो चीज़ है। अगर काम नहीं होगा तो खाली बैठे रील्स ही बनाएंगे ये ना। हाँ चलो बढ़िया है तंग। तो हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, 2-3 सुझाव दो। 2-3 सुझाव। एक तो हमको मतलब अपनी पॉपुलेशन को मैनेज करना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से, बिल्कुल अच्छी मैनेजमेंट देनी पड़ेगी। एक फिर क्लीनिनेस मेंटेनेंस चाहिए, क्लीनिनेस मेंटेनेंस वो काफ़ी कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फिर उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, जनता पे ज़्यादा काम लगाना। जो अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो डिफेंस से ज़्यादा जनता पे ध्यान देना। ये चीज़ों से हम ग्रो कर सकते हैं। करप्शन खत्म करना करप्शन पड़ेगा, खत्म करना, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। इंडिया के पास स्टॉक बहुत है रेयर अर्थ मिनरल के, बट प्रोसेसिंग सिर्फ 1% है। चाइना सबसे ज़्यादा कर रहा है, 90% 90% कर रहा है। तो इसलिए वो रेयर अर्थ मिनरल्स में तो दादा है चाइना पूरी दुनिया का। दादा नहीं पर दादा है। अब यूएसए है, एक साल की 1 ट्रिलियन जीडीपी ग्रो कर लेता है, और वहाँ की पॉपुलेशन है इंडिया की मतलब 1/3 40 करोड़ है, 1/3 से भी कम है। तो इसलिए फिर भी वो, क्योंकि वहाँ पे यूएसए की एक चीज़ है, बहुत पुरानी डेमोक्रेसी है, और भले ही बहुत पुरानी डेमोक्रेसी है, पास्ट में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एरिया कब्जाया है अपना, काफ़ी ज़्यादा एरिया। जैसे सबसे पहले तो एक ट्रीटी के तहत, पहले वो 13 कॉलोनी आज़ाद हुई थी, वो काफ़ी छोटी थी। फिर एक ट्रीटी के तहत मिसिसिपी रिवर तक का एरिया ले लिया। फिर उसके बाद स्पेन से फ्लोरिडा खरीद लिया। टेक्सास अपने आप मिल गया, मैक्सिको प्रेशर बना रहा था, मैक्सिको से वॉर करके वो जीत लिया। एक वैली है छोटी सी, वो मैक्सिको से खरीद ली। फिर ब्रिटेन से वहाँ वॉशिंगटन जो स्टेट है, वॉशिंगटन कैपिटल अलग है, स्टेट अलग है, तो वो स्टेट खरीद ली। फिर अलास्का रशिया से खरीद लिया। किंगडम ऑफ हवाई पे फोर्सली कब्जा कर लिया। उन्होंने अपना विस्तार बहुत किया ना, विस्तार बहुत किया। अब भारत चाइना ने की किसी भी विस्तार नहीं किया अपना। फिर ये गलत चीज भी तो है। अब चाइना है, चाइना तो कब्जा करता रहता है। पॉलिसीज है उनकी, एक बुक है पूरी इस पे ना, उस बुक के हिसाब से चलते हैं वो। अब वो द आर्ट ऑफ वॉर सुन हाँ, देखो उस पूरी चाइना की नीतियां उस किताब के ऊपर है। वॉरिंग स्टेट पीरियड जब हुआ था तब sun tzu ने वो लिखी थी, वो काफी अच्छे मिलिट्री कमांडर थे। चलिए बहुत थैंक यू, बहुत ही अच्छी तैयारी की आपने टॉपिक की। और अगला टॉपिक हम किस पे बात करें? मुगल्स में मुगल्स ब्रिटिशर्स। हाँ, मुगल्स में सबसे अच्छा शासक कौन था? मेरे हिसाब से तो अकबर था। हाँ, उसी पे बात करेंगे, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स सारी तैयारी करना। फिर अगले में ब्रिटिशर्स पे करेंगे हम, ठीक है ना? ठीक है। ब्रिटिशर्स में सबसे अच्छा रूलर कौन था? ब्रिटिशर्स में वहाँ का क्राउन का रूलर, या मतलब यहाँ का वाइस रॉय, इंडिया का वाइस रॉय। इंडिया का वाइस रॉय देखे तो कोई भी अच्छा नहीं था। खैर कुछों ने बूस्ट दिया है कई चीज़ों को, जैसे कि डलहौजी ने ट्रेन चलवाई। खैर इन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई कब्जा करने की। एक फिर वो था, क्या नाम था, रॉबर्ट क्लाइव, उसने मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज अपनाई, डुअल सिस्टम स्टार्ट किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स काफ़ी क्रूल था। विलियम बेंटिक अच्छा माना जाता है। आप कितना पढ़ते हो घर पे छुट्टी के बाद? छुट्टी के बाद इन चीज़ों में मतलब मैं, स्कूल का होमवर्क कितनी देर में हो जाता है? होमवर्क 2-2.5 घंटे में। 2-2.5 घंटे में। और कौन सी क्लास में हो अभी? 5th में। फिर 2-2.5 घंटे के बाद क्या करते हो? आप शेड्यूल बताओ मुझे अपना पूरा डे का। शेड्यूल में छुट्टी का तो नहीं, उसके बाद स्कूल का बता देता हूँ। स्कूल का सबसे पहले सुबह उठता हूँ 7:30 बजे, 7 बजे। फिर उसके बाद 7:30 बजे स्कूल जाता हूँ। वहाँ पे से आता हूँ मैं 2-2.5 बजे के आसपास। कभी 2 हो जाता है, कभी 2:30 हो जाते हैं। उसके बाद मैं थोड़ी देर फ़ोन देखता हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर ऐसे ही लेटा रहता हूँ, कुछ नहीं करता। फिर टाइम पास। फिर काम करता हूँ अपना होमवर्क। वो 5-5:30 बजे तक हो जाता है। फिर पार्क जाता हूँ।
पार्क से आता हूँ मैं 7 बजे के आसपास। उसके बाद फ्री होता हूँ, ऐसे ही कुछ भी ना करता रहता हूँ, कभी टीवी पर कुछ चला लेता हूँ, ठीक है, फिर सो जाता हूँ। बस। हाँ, तो बुक्स का टाइम नहीं निकालते, जनरल बुक्स का टाइम मैं मेनली छुट्टियों में पढ़ लेता हूँ। जब फ्री टाइम मिले तब बुक्स भी पढ़ लेता हूँ। जैसे कि जब मैं टाइम पास करता हूँ तब बुक पढ़ लेता हूँ कभी कभी। ओके। अभी हमारे ओलंपियाड चल रही हैं। तो आप कौन से ओलंपियाड में हिस्सा लेते एक हो? तो साइंस, एक एसएसटी, सिल्वर जोन ओलंपियाड फाउंडेशन है। ओके। साइंस एंड एसएसटी। पिछले साल मेरी इंटरनेशनल रैंक आई थी 664 के आसपास, और वो एसएसटी में आई थी। जीके में आई थी 900, 1000 के आसपास। क्लास रैंक आई थी फर्स्ट एसएस में। तो इस बार उसको इम्प्रूव करना है। मैं इस बार इम्प्रूव करूंगा। और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा आपका? हिस्ट्री हिस्ट्री अभी स्कूल में नहीं है, वैसे हिस्ट्री है। SST अगर पढ़ते स्कूल, हो आप? हाँ एसएसटी लगा लो। वैसे अगर स्कूल का देखा तो साइंस भी अच्छा लगता है, एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी। बढ़िया, चलो बहुत शुभकामनाएं आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।